से पूछ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज लॉ ऑफ थॉट्स। बिल्कुल, ये लंबा चैप्टर नहीं जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग हर एक चीज समझेंगे और ये जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके इसे क्लियर कर देंगे। उसके बाद इसमें 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनना। छोटी सी मिस्टेक वो क्वेश्चन आपका गलत करवा देगा। और इसमें एक और आपके लिए बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन है उसमें जो 15 प्लस करेगा उसके लिए लीगल एप्टीट्यूड में एमसीक्यू की ई बुक फाइल आपको सेंड की जाएगी पर्सनली। अगर आप में से जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग इसमें 15 प्लस करते हैं तो आपको पर्सनली दिया जाएगा, ग्रुप पे इसको नहीं सेंड किया जाएगा। और आपसे भी यही है कि आप भी इसे ग्रुप पे सेंड ना करें या फिर आप भी किसी को पर्सनली ना भेजें, ठीक है। इसलिए हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, 15 प्लस लाओगे तो फिर अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट लो का पूरा आपको एमसीक्यू का दिया जाएगा, टॉट लो का भी। और अगर आप मुझसे कॉन्स्टी नहीं पढ़ते हो बाय द वे, तो फिर आपको लेकिन उसमें कॉन्स्टी का भी दिया जाएगा। कॉन्स्टी फैमिली लो सारा का सारा उसमें कवर रहेगा। इसलिए आज का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आपको लॉ कॉलेज में भी काम आएगा, इसीलिए। ओके, तो फर्स्ट चीज हम ये देखते हैं, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। दो तरह के क्राइम्स होते हैं, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है। सिविल रॉन्ग यानी कि बोलते हो सिंपल चीजें जिसमें ज्यादा बड़ी ऑफेंसेस नहीं होती है, और क्रिमिनल में तो बड़ी ऑफेंसेस होती है। एक होता है सिविल लॉयर, एक होता है क्रिमिनल लॉयर। जो कि सिविल लॉयर में यानी कि फैमिली मैटर्स हो गया, जमीन का डिस्प्यूट हो गया, लैंड का, रिवेन्यू का हो गया, ये सब सिविल में आता है। और क्रिमिनल में वही मर्डर चार्जेस, रेप के केसेस, ये सब क्रिमिनल में जाता है। तो टॉर्ट जो है ये एक सिविल रॉन्ग है, इस बात का ध्यान रखना। और ये इंडिया में ना के बराबर फॉलो होता है, ठीक है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। उसके बाद पर्सन कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द रॉन्ग डूअर, यानी कि अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है, ए है और इसका प्रॉपर्टी है, इसका मान लेते हैं यहाँ पे लैंड है, और बी एक ब्रोकर है, ब्रोकर जिसे लोग दलाल कहते हैं, और वो इस लैंड पे कब्जा करता है और इसका यूज करने लगता है। तो जब ए को पता चलता है तो फिर यहाँ पे ए जाता है, केस फाइल करता है, अपने जमीन के पेपर्स दिखाता है। लेकिन वहीं पे बी जितना इस लैंड से पैसा कमा चुका होता है, जो इसने अपना बिजनेस सेटअप किया होता है, जितना पैसा कमा चुका होता है, वो सारे के सारे पैसे ए को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ जो बी ने गलती किया है उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी ए को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल से बात समझी तो, जो लोगों के साथ गलत होता है वो उनको कॉम्पनसेशन देने का काम यहाँ पे टॉर्ट लॉ में किया जाता है, ठीक है। तो इसी का सिंपल सा वर्ड है टॉर्ट लॉ। और अगर आपसे क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में तो बस इतना ही आएगा, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग या क्रिमिनल रॉन्ग, या फिर दो ऑप्शन और बना देंगे कॉन्ट्रैक्ट करके, इस तरह। तो याद रखना आपको यहीं पे है टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। फिर बात करते हैं, यहाँ एग्जांपल आप देखोगे तो आप खुद पढ़ सकते हो। अगर ए बिना परमिशन के बी की कार को डैमेज कर देता है तो बी कोर्ट से कंपनसेशन मांग सकता है। यानी कि बी की कार को डैमेज हुआ है तो बी कोर्ट जाएगा और यहाँ पे कंपनसेशन मांगेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मैटर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। बस टॉर्ट का मतलब यहीं पे है। आपको टॉर्ट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ टॉर्ट का मतलब? कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, टॉर्ट होने के लिए तीन चीजें जरूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमने प्रॉमिस, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें हमें लगती थी, वैसे ही टॉर्ट होने के लिए, क्राइम नहीं मतलब यहाँ पे सिविल रॉन्ग होने के लिए तीन चीजें बहुत ही जरूरी रहती है। उस इंसान के साथ रॉन्गफुल एक्ट हुआ होना चाहिए, या फिर उसको लीगल डैमेज होना चाहिए, और फिर उसको साथ में लीगल रेमेडी की जरूरत है तो भी वो कर सकता है कोर्ट में जाकर उसके लिए कॉम्पेंसेशन क्लेम। यानी कि कोर्ट में जाकर कॉम्पेंसेशन का मतलब मैंने कल बताया था, किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसी भरपाई को ही हम कहते हैं कॉम्पनसेशन, ठीक है। अब देखो, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा गलत काम करना या अपनी लीगल ड्यूटी को पूरा ना करना जिससे दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन हो, इसे हम कहते हैं रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन। दोनों का मतलब एक ही है, ओमिशन का मतलब भी गलत काम। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के, अगर आप पढ़ोगे तो ये आप समझ सकते हो। ए ने बिना परमिशन के बी की जमीन पर कब्जा कर लिया, तो फिर यहाँ पे एक तरीके से ये क्या है, रॉन्गफुल एक्ट। यहाँ बी की प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन है। बी के तौर पे अगर देखें तो बी का प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी राइट जो होता है उसका वायलेशन कौन कर रहा है? ए कर रहा है, बी के प्रॉपर्टी के पास। इसलिए ये एक रॉन्गफुल एक्ट बनता है। रॉन्गफुल एक्ट कैसे होता है ये आपको समझ में आया? मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ क्या?
अगर थोड़ा स्पीड आपको लग रहा होगा तो मैं थोड़ा आराम आराम से भी सब चल सकता हूँ। थोड़ा स्पीड है या फिर इतना ही ठीक है, या थोड़ा स्लो कर दे इसे? ठीक है सर। ठीक है ना? तो रॉन्गफुल एक्ट कैसे होगा ये आपको समझ में आया? देखो, ये तीन चीजें ध्यान में रखना। आपके साथ गलत होना चाहिए, और जो आपके साथ गलत होगा उसमें लीगल मैटर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इसका प्रॉपर्टी का पहली चीज है, पी ने कब्जा किया, तो यहाँ पे पहला काम क्या हुआ? इसके साथ रॉन्गफुल एक्ट हुआ। और प्रॉपर्टी का मैटर कहाँ जाता है? लीगल में। तो लीगल यहाँ पे क्या हुआ? दूसरा। अब लीगल रेमेडी, तो इसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, वो दूसरे स्लाइड में हम देखते हैं। लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी, रॉन्गफुल एक्ट यहीं तक समझो अभी आप। फिर लीगल डैमेज का अगर बात करें, तो गलत काम की वजह से किसी व्यक्ति का लीगल राइट का हनन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसको पैसों का नुकसान हुआ हो। इसका एग्जाम्पल देकर के समझेंगे आगे चल करके, ठीक है? ए ने बी को उसका घर में प्रवेश करने से रोक दिया, जबकि बी को वहां जाने का लीगल राइट था। चाहे बी का कोई फाइनेंशियल लॉस ना हुआ, फिर भी उसके लीगल राइट का वायोलेशन हुआ है। यहाँ पे एक चीज समझते, देखो। अच्छा ठीक है, वो लीगल रेमेडी के बाद देखते हैं। जहां अधिकार है वहां उसका उल्लंघन पर उपचार भी है। पीड़ित व्यक्ति कोर्ट से कंपनसेशन या अन्याय अन्य रिलीफ मांग सकता है। एक नेग्लिजेंस बी के कारण की मोटरसाइकिल डैमेज हो गई, बी कोर्ट में जाकर डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या था इसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स? पहला एग्जांपल यहाँ पे ये समझो। ये पूरा यहाँ पे, ठीक है, विलेज है। इधर भी विलेज है, गांव है। यहाँ पे एक स्कूल चल रहा है। इस स्कूल का नाम मान लेते हैं हम लोग ग्लो, केवल रख लेते हैं ग्लो पब्लिक स्कूल, ठीक है? अब ग्लो पब्लिक स्कूल यहाँ पे 10 सालों से काम कर रहा है। 10 सालों से यहाँ पे स्कूल चला रहा है, और यहीं पे सारे विलेज के बच्चे यहीं पे पढ़ने जाते हैं। लेकिन यहीं पे 2 साल पहले एक स्कूल आया हुआ है। उस स्कूल का नाम रख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्लो है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फेयर। ये रख लेते हैं फेयर स्कूल, और एक है ग्लो स्कूल। फेयर स्कूल जो है 2 साल पहले आया है यहाँ पे। अब मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस स्कूल में आने लगे हैं। ग्लो स्कूल का जो बच्चे हैं वो कम हो गए हैं। यहाँ पे पहले 400 बच्चे थे, तो अब यहाँ पे हो गए हैं 200 बच्चे, और यहाँ पे हो गए हैं 300 बच्चे। अब प्रॉफिट यहाँ पे फेयर स्कूल को हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे किसी का लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ग्लो स्कूल सोचता है कि मैं इस पे केस क्लेम करूंगा, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, और ये जहां मैं स्कूल चला रहा होता हूँ उसके ही जस्ट अपोजिट साइड स्कूल आकर के अपना बनाता है। यानी कि अगर ये यहाँ पे स्कूल नहीं बनाता तो मेरा प्रॉफिट होता। यानी कि इसे अब इसका नुकसान हो रहा है, तो ये सोच रहा है मुझे भी अपना नुकसान नहीं करवाना है, मेरे साथ गलत हुआ है। यानी कि इसके साथ रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, इसे ऐसा लग रहा है, हालांकि इसके साथ हुआ नहीं है क्योंकि ये नहीं जाएगा। इसके ग्लो स्कूल को लग रहा है मेरे साथ रॉन्गफुल एक्ट इसीलिए हुआ है क्योंकि बगल में फेयर स्कूल खुल गया है जो कि मुझसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर ये नहीं आता तो फिर मैं अपना स्कूल अच्छे तरीके से चला पाता और मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता। अब यहीं पे अगर ये कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट पूछता है आपके साथ लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, जो हमारा दूसरा इसेंशियल था। लीगल राइट का वायलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे लीगल राइट का वायलेशन हुआ ही नहीं है, तो फिर ये बंद स्कूल नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पे पूछता है अगर आपका लीगल राइट का वायलेशन ही नहीं हुआ है, तो फिर आपको रेमेडी क्यों दी जाएगी? यानी कि आपको कॉम्पेंसेशन क्यों दिया जाएगा? इसीलिए यहाँ पे ग्लोक स्कूल का केस जो है उसे, यानी कि कुछ भी उसका सुनवाई नहीं होता है। यानी कि एक केस ही एक गलत हो जाता है, लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ तो फिर लीगल रेमेडी नहीं मिलेगा, ये केस फालतू हो जाता है। ये आपका है पहला एग्जांपल, जब आपका लीगल राइट वायलेशन ना हो, फिर भी अगर किसी और का नुकसान होता है, तो वो आप पे कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। ये एग्जांपल समझ में आया? लीगल राइट का वायलेशन नहीं होने पे अगर कोई इंसान का नुकसान होता है, तो वो आपसे कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका लीगल राइट वायलेशन नहीं हुआ। समझ में आया? ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये देखो, लीगल राइट का वायलेशन कैसे हो सकता है? बीजेपी और मान लेते हैं कांग्रेस, ठीक है? अब इसकी दूरी है, मान यहाँ पे चल रहा है वोटिंग, और इसकी दूरी है 400 मीटर हर्ष के घर से। अब 200 मीटर के बाद
यहाँ पे पुलिस लगी हुई है और हर्ष की कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्हें लगता है, पुलिस वालों को लगता है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस का हम नाम चेंज कर देते हैं, नहीं तो पता चला ये आगे चल करके प्रोपेगेंडा बन जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टी है एनएसपी और एक पार्टी है यहाँ पे एलएसपी। ठीक है। अब यहाँ पे एलएसपी जो है मेजोरिटी में है अभी सरकार में, पूरे देश में एलएसपी ही है। ठीक है, मेजोरिटी में एलएसपी है। और यहाँ पे पुलिस वालों को लगता है कि अगर ये वोट करने जाएगा तो फिर यहाँ पे हो सकता है सरकार का अदला बदली हो सकता है, क्योंकि इसके साथ जो है काफी लोग समर्थन करेंगे। इसीलिए पुलिस चाहती है, इससे ऊपर से ऑर्डर मिला होगा कि इसे नहीं जाने दिया जाए, ये एक क्रिमिनल है वगैरह वगैरह करके इसको रोक के रखना है। तो पुलिस यहाँ पे 200 मीटर पहले ही इस हर्ष को यहाँ पे रोक लेती है और इसके साथ इसको आगे जाने नहीं देती है, वोट करने नहीं देने जाती है। अब यहाँ पे वोटिंग होता है लीगल राइट, वोटिंग होता है लीगल राइट, लेकिन यहाँ पे हर्ष को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और हर्ष जाने वाला होता है इसको वोट करने के लिए एनएसपी को। ठीक है। अब वोटिंग के बाद पुलिस वाले हर्ष को छोड़ देते हैं और ऊपर से एनएसपी जीत भी जाती है। लेकिन क्या यहाँ पे हर्ष का कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। एनएसपी जीत गई क्योंकि ये इसी पार्टी को वोट देने जा रहा था। लेकिन क्या यहाँ पे हर्ष का लीगल राइट का वोलेशन हुआ? हाँ, हुआ। लीगल राइट जो होता है, वोट करना एक लीगल राइट है, तो इसे वोट करने नहीं दिया गया तो इसका ये लीगल राइट का वोलेशन हुआ। तो अब ये कोर्ट में जाकर के कंपनसेशन क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से, या फिर जो स्टाफ इनको रोकी हुई थी उनसे, कि मेरा लीगल राइट का वोलेशन वोलेशन हुआ है, तो मुझे अपना कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे इसका रेमेडी चाहिए, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो ये होता है लीगल राइट का वोलेशन। और जो मैंने स्कूल वाला एग्जांपल दिया वो होता है लीगल राइट का वोलेशन ना होने पे, अगर आप किसी से कॉम्पेंसेशन क्लेम करते हो का प्रॉफिट के लिए, तो फिर वहां पे कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता है। ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आया? बस यहाँ पे आपको इसलिए बताया गया इस एग्जाम्पल को, क्योंकि लीगल राइट का वोलेशन कब होगा और कब नहीं होगा, यही समझाने के लिए। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप मुझे। समझ में आ रहा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं। ये तो हो गए हमारा तीन चीजें जो टॉर्ट होने के लिए जरूरी होता है। पहला होता है हमारा क्या, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए और लीगल रेमेडी होना चाहिए। ठीक है, डन। अब देखिए जनरल डिफेंसेस, कहाँ कहाँ टॉर्ट लग सकते हैं, किस में आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो। हमारे एवरीडे यानी कि दिनचर्या में काफी ऐसी जगहें होती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी आंधी तूफान की वजह से कुछ हो जाता है, या फिर किसी ने आप पे अटैक कर देता है, या फिर आप कहीं मैच देखने जाते हो वहां पे आपको बॉल लग जाती है, या फिर कोई पुलिस वाला आप पे लाठी चार्ज कर देता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या क्या कर सकते हो, आप किस किस से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो, इसमें ये बताया जाएगा। तो पहला है हमारा VNFI। ये क्या होता है ये देखते हैं। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसमें आप इसे डिफिनेशन खुद पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आप डिफिनेशन पढ़ लेना। देखो मैंने कल इसे शॉर्ट में बताया था वैसे, बस उसी को मैं थोड़ा इलोबरेट कर दे रहा हूँ ठीक से। पहली बात, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मान लेते हैं हजारीबाग में गांधी मैदान है, ठीक है। अब गांधी मैदान में मैच चल रहा है दो टीमों के बीच में। हजारीबाग में मैच चल रहा है दो टीमों के बीच में। अब यहाँ पे जो स्टेडियम यानी कि ग्राउंड के साइड साइड में बैठे हुए हैं दर्शक, ठीक है। इसमें से एक है नैतिक, इसमें से एक है प्रवीण। प्रवीण कर रहा है लॉ, वो भी VVU यानी कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से। और नैतिक जो है सतकोलंबो से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये दोनों जाते हैं गांधी मैदान में मैच देखने के लिए, और वहीं पे बैटिंग कर रहा होता है हर्ष, और बॉलिंग बॉलिंग कर रहा होता है रोहित। ठीक है। अब रोहित जब बॉलिंग करता है तो हर्ष मारता है सीधा बाउंड्री के बाहर, और बाउंड्री के बाहर आकर के लगता है नैतिक को बॉल। अब यहाँ पे जो लॉक कर रहा होता है प्रवीण, वो बोलता है कि हर्ष ने तुझे बॉल से कैसे मारा, ये तो ग्राउंड हमारा भी है, लेकिन इसने तुझे बॉल से कैसे मारा, इतना दूर क्यों मारा। अब तुझे चोट लग गई है तो मैं इस पे केस करके इसका जितना भी इस मैच से जीता जीता हुआ पैसा रहेगा खुद बांट लेंगे और फिर मजे करेंगे। अब यहीं पे ये दोनों जाते हैं कोर्ट। अब वापस जाने के बाद
बोलते हैं मुझे हर्ष का भी पैसा चाहिए और मुझे रोहित का भी पैसा चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही गलती की वजह से आज मेरे दोस्त नैतिक को चोट लगी है। अब यहीं पे कोर्ट इन्हें बोलता है, देखो भाई, तुम गए हो अपनी मर्जी से वहां पे, और वहां पे मैच का लीग चल रहा होता है, तो ये तुम्हारी मर्जी से गया हुआ है। तुम्हें ये पता था कि बॉल कहीं भी जा सकती है, पर ये तुम खुद की मर्जी से वहां गए हो, तो फिर यहाँ पे तुम्हारी ही गलती, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो कोर्ट यहाँ कहता है, अगर आपको कोई जबरदस्ती लेकर के नहीं गया है वहां, और आपको पता है बॉल वहां से आती जाती रहती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपने खुद से एक्सेप्ट किया है कि मुझे वहां जाना है, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए वापस लौट जाओ और अपना इलाज करके खुद के पैसे से करवाओ। तो यहीं पे हो जाता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो यहाँ पे आप कोर्ट से और न हर्ष से न रोहित से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। देखो, इसलिए वॉलेंटियर नॉन फिट इंजूरी का तीन एलिमेंट होता है। फ्री कंसेंट, आप खुद, मीन्स किसी के प्रेशर के बिना आप वहां पे नहीं गए हो, ना ही आपको फ्रॉड करके लेके गया गया है, ना ही आपको कोई दबा करके लेकर गया है, दबाव बना करके आपको कोई नहीं बोला था कि मेरे साथ मैच देखने के लिए चलो। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ रिस्क, आपको पता था कि बैट है, बॉल है, लग सकती है। ये कॉमन सेंस है, किसी को भी पता रहेगा अगर बॉल आएगी मेरे पास तो मुझे लग सकती है। साथ ही साथ व्यक्ति ने अपनी मर्जी से रिस्क को एक्सेप्ट किया हो। अगर आप तो समझ चुके हो कि बॉल अगर आएगी तो लगेगी ही, सारे लोग जानते हैं बॉल कहीं भी जा सकती है, लगेगी ही, तो फिर आप तो वहां अपनी मर्जी से ही गए हो, इसीलिए यहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं मिलेगा। इसे ही हम कहते हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। क्लियर है? यस। ओके। अब देखिए, प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। अब ये कब होगा? पहली बात, यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल को आप पढ़ोगे तो बाद में समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप अभी खुद भी पढ़ रहे हो तो वो समझ में आ जाएगा, मैं बस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे है, हाँ, इंटर ग्लो कॉलेज। कॉलेज का पूरा नाम नहीं ले सकते, नहीं तो फिर ये बाद में चेक करके अगर कुछ हुआ, एग्जाम्पल अगर इस वीडियो को किसी ने देखा तो फिर इस पे कुछ हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कॉलेज का नाम लेंगे इंटर ग्लो कॉलेज। यहाँ पे सारे साइड कैमरास लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस बार वहाँ पे क्या कांड हुआ आपको मैं बताता हूँ। 20 जून के आसपास में एक जो न्यू न्यू गए हैं वहाँ पे स्टूडेंट, आपको भी पता चला होगा कि एक लड़की ने वहाँ पे जो वहाँ का रूम होता है गर्ल्स के लिए पर्सनल, वहाँ पे जाकर के उसने पॉइजन ड्रिंक कर लिया था। उसके बाद फिलहाल वो अब सेव है। तो देखो, यहाँ हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। इंटर ग्लो कॉलेज है, यहाँ पे चारों साइड कैमरास लगे हुए हैं आपके, ठीक है। अब मोर सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे निकलते हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, ये भी आप देखोगे अगर में कि लोग वहाँ पे जाने के बाद बॉम्ब जलाते हैं और अंदर कॉलेज के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे और सिक्योरिटी टाइट करने के लिए यहाँ के हेड ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पे, यानी या तो फिर 50 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक वायर्स लगा दी है अपने कैंपस में ही, कि अगर कोई ऐसा करे तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगे। हालांकि वो पूरी तरीके से चला नहीं जाएगा, उसे बस इलेक्ट्रिक शॉक लगे। तो फिर यहाँ पे दो लोग जाते हैं, ठीक है, रात का टाइम हो रहा होता है, 9-10 बज रहा होता है, यहाँ पे दो लोग जाते हैं, मान लेते हैं ए गया है और बी गया है साथ में, कि मुझे आज कॉलेज में जा करके अंदर से पैसे चुराने हैं। तो ए और बी जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो ऊपर का बिल्डिंग होता है, वहां पे दो टीचर्स खड़े होते हैं पहले से, कि ये देख रहे हैं कि ये दो बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे इन्हें पहले ही सतर्क करना पड़ेगा कि यहाँ पे नहीं आना है। उन्हें पता चल गया है कि ये चोरी करने के लिए आ रहे हैं, तो स्टॉप, इन्हें रोकने के लिए ये छत से उतरते हैं और नीचे जाते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स लगा के रखे। तो ये जल्दबाजी में जा करके इस इलेक्ट्रिक वायर से शॉक खुद खा लेते हैं, और फिर ये कोर्ट जाते हैं और कहते हैं मुझे इनकी वजह से शॉक लगा है, तो फिर मुझे इनसे कॉम्पनसेशन चाहिए। अगर मैं इन्हें नहीं रोकता तो फिर ये मेरे कॉलेज में घुस करके चोरी कर सकते थे या फिर कुछ कांड कर सकते थे। तो कोर्ट यहाँ पे ये कहता है, देखो भाई, अगर आप इलेक्ट्रिक वायर खुद लगाए हो और अगर आपने खुद इंजरी आपकी इलेक्ट्रिक वायर से हुई है, तो ये आपकी गलती है, इसलिए आपको इसमें कुछ भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ए और बी जो है, एक घर में घुसने वाला इंसान था, लेकिन वो पूरी तरीके से घुसा नहीं। लेकिन अगर आपको खुद से खुद की गलती से हुई है तो फिर यहाँ पे ए और बी की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो। बस यही होता है।
प्लेंटिफ, यहाँ जो मैंने लिखा है ये एक लीगल वर्ड है। प्लेंटिफ द रोंग डूअर, यानी कि प्लेंटिफ का मतलब यहाँ पे समझो टीचर। टीचर जो खुद गलत करे वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। बस, दूसरा का जनरल डिफेंसेस में प्लेंटिफ द रोंग डूअर का यही मतलब होता है। क्लियर है? आगे चले। यस। इनइविटेबल एक्सीडेंट, ये भी मैंने कल बताया था इसे। कल नैतिक था ना, आप समझा सकते हो? जो मैंने रिकैप में करवाया था, आप इसे समझा सकते हो? नैतिक, आप यहाँ हो या फिर मैं ही जाऊँ इसे? हाँ सर, आप ही समझा दीजिए सर। अच्छा ठीक है। इनइविटेबल एक्सीडेंट, सी यहाँ पे क्या होता है? ट्रक है, ठीक है, और आगे चल रहा है कार, और इसके आगे चल रहा है बाइक। या फिर ऐसे इसे समझते हैं, यहाँ पे चल रहा है बाइक और यहाँ पे चल रहा है कार, ठीक है। अब ट्रक को चलाने वाला है यहाँ पे रोहित, और बाइक को चला रहा है यहाँ पे प्रवीण, और यहाँ पे बेटा second, और यहाँ पे कार को चला रहा होता है नैतिक। अब देखो, बाइक में हो जाता है ब्रेक फेल और कार सीधा चल रहा होता है। तो बाइक में जब ब्रेक फेल हो जाता है, और लेकिन ट्रक तो ठीक है, तीनों आपस में चल रहे हैं अपनी स्पीड में, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, लेकिन सबका स्पीड सेम है। मैं यानी कि मान लेते हैं सबका स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर है, और फिर जब इसका ब्रेक फेल हो जाता है, तो ये थोड़ी देर के लिए कार सोचता है थोड़ा मैं स्लो चला लूंगा, आगे आकर के मुझे रुकना है। तो ये भी थोड़ा स्लो करता है कार, मान लेते हैं ये कार हो जाता है 70 की स्पीड में, लेकिन ये 80 की स्पीड में होता है, तो फिर ये जा करके इसे देता है, पीछे से इसका हो जाता है पूरा कार का जो सिस्टम होता है वो हो जाता है पूरे तरीके से खराब। वहीं पे ये स्पीड में होता है, तो फिर ये अचानक से ब्रेक ले नहीं पाता है, और ये भी जाता है इसमें, ठोक देता है बाइक वाला को। अब बाइक वाला को हो जाता है इंजरी, ये रहता है बाइक पे, यानी कि प्रवीण को हो जाता है इंजरी। ठीक है, प्रवीण को हो जाता है इंजरी। अब प्रवीण क्या सोचता है कि मैंने तो कार वाला को ठोका, लेकिन ट्रक वाले ने मुझे क्यों ठोका, अब मैं अपनी खर्च का पैसा ट्रक वाले से लूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रक वाले की गलती तो होती है, लेकिन यहाँ पे कार वाला कहता है मुझे चाहिए प्रवीण से पैसा। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, आप यहाँ तक समझ गए होगे कि किसने किसको ठोका है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या था, पहले रोहित और फिर थे हमारे प्रवीण और फिर थे कौन, तो नैतिक, ठीक है। अब प्रवीण का बाइक था, इसका कार था, इसका ट्रक था। अब जब नैतिक ने प्रवीण से कहा, नैतिक पहले गया कोर्ट, ठीक है, कोर्ट से कहा कि मुझे प्रवीण से चाहिए कॉम्पनसेशन, क्योंकि इसने मेरे कार को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है, खराब कर दिया है पीछे साइड से। इसका बॉनेट वगैरह जो भी होगा पीछे में लगा हुआ, उसको पूरी तरीके से इसने खराब कर दिया, मुझे चाहिए कॉम्पनसेशन। वहीं पे प्रवीण अपना आर्ग्यूमेंट देता है, अपने तरफ से कहता है कि मेरे बाइक की ब्रेक पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी, तो मैंने अपने बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर इसी कारण मैंने इसकी कार को ठोक दी। तो यहाँ पे ये होता है, ब्रेक फेल होने के कारण यहाँ पे प्रवीण की कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे प्रवीण जो है, प्रवीण से कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रवीण की गलती नहीं है। लेकिन ट्रक वाला आ रहा होता है स्पीड में, ये चाहता तो ब्रेक ले सकता था, या फिर ये चाहता तो जो इमरजेंसी ब्रेक होता है वो लेकर के, या फिर ट्रक थोड़ा स्लो करके, क्योंकि जब देख रहा है कि आगे कार स्लो हो गई है, या फिर इतना तो डिस्टेंस बनाए हुए रखना चाहिए कि कोई भी गाड़ी आए, उसे अचानक अगर ब्रेक मारने की जरूरत पड़े तो फिर वो ब्रेक लेकर के गाड़ी रोक सकता है खुद का। तो यहीं पे प्रवीण जो है, ये भी कोर्ट जाता है और कहता है मुझे कंपनसेशन चाहिए मेरे इलाज का, या फिर मेरे जो बाइक डैमेज हुई है, बाइक तो आगे इस खुद की वजह से डैमेज हुई है, लेकिन अगर ये कहता है मुझे मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत है, मुझे मेरे जो मेडिकल में खर्च है उसकी जरूरत है, उसका कॉम्पनसेशन देगा रोहित। तो फिर यहाँ पे कोर्ट जो बोलेगा,
हाँ, रोहित को देना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन, क्योंकि अगर ये एक अपने डिस्टेंस में चलते कि अगर अचानक जरूरत पड़ी मुझे इमरजेंसी ब्रेक लगाने की, तो ब्रेक ब्रेक मार करके रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका ब्रेक फेल नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा रोहित को, क्योंकि गलती रोहित की ही है। तो ये होता है डिफरेंस इनएविटेबल एक्सीडेंट में। प्रवीण और नैतिक के बीच में हुआ है इनएविटेबल एक्सीडेंट, यानी कि जानबूझकर कहीं गलती नहीं। यहाँ पे भी जानबूझकर नहीं बोलेंगे, लेकिन एक लीगल वे में यहाँ पे एक तरीका होता है कि आपको एक मोटर व्हीकल एक्ट में सेफ डिस्टेंस में उतना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना है जितना में किसी को हार्म ना पहुंचे। इसलिए यहाँ पे रोहित को देना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन। ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? नहीं, डाउट नहीं। हमारे 3 जनरल डिफेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है हमारा एक्ट ऑफ कोड। इसे यहीं पे समझ लेते हैं, छोटी सी चीज है, देखो। ए ने अपनी कार को सुरक्षित जगह पर पार्क किया था। अचानक एक बहुत तेज साइक्लोन आया, या फिर हवा आंधी तूफान जिसे हम कहते हैं, वो बहुत तेज आया और एक बड़ा पेड़ कार पर गिर गया, जिसे कार डैमेज हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो में, इसलिए मैंने यहाँ फोटोज भी लगा दिया है। अब ए ने रिजनेबल केयर ली थी। डैमेज एक नेचुरल इवेंट है, साइक्लोन की वजह से हुआ, देयरफॉर नो पर्सन विल हेल्ड लिएबल फॉर द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ कैन बी क्लेम्ड। यानी कि जो कहते हैं भगवान भरोसे हुआ, ये भगवान ने किया, ये भगवान की वजह से हुआ, या फिर भगवान यही चाहते थे, हमारी किस्मत में यही था, तो यही होता है। यानी कि आप यहाँ पे डैमेज किसी से भी नहीं मांग सकते, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट भी डैमेज नहीं देगी, कॉम्पेंसेशन क्लेम आपको गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, ना ही कोर्ट करेगा, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जिस तरह मैंने समझाया उस तरह आपको समझ में आया कि ये तो ऊपर वाले ने किया है भाई। ये तो थोड़ी ना लिखा हुआ था कि पेड़ किसने आधा काटा तब जाकर के गिरा है। ये पेड़ जो है पहले से ही बहुत तेज साइक्लोन होने की वजह से चला। अगर तेज साइक्लोन नहीं होता तो पेड़ नहीं गिरता, मेरे साथ डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर तेज साइक्लोन चला है तो फिर यहाँ पे इसका नाम दिया गया है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ साइक्लोन नहीं, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया है एक्ट ऑफ गॉड। ये चीज समझ में आई? इसमें आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो। सर, हाँ। सर जब बिजली गिरता है समय तो कंपनसेशन क्लेम होता है। बिजली मीन्स किस तरह से? ये बिजली वगैरह गिरता है सर, जो हाँ, मतलब बारिश अगर के समय बिजली कहाँ गिरने पे, गांव में किसी के घर के ऊपर? किसी आदमी जैसे। किसी आदमी के ऊपर, देखो तो यहाँ पे ये सीन हो सकता है, अगर किसी इंसान के ऊपर बिजली गिरता है तो फिर अगर वहां पे वायर्स जो लगाए जाते हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं लगाए जाते हैं, जब आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं या फिर जो कोर्ट होता है वो अच्छा तुरंत तो आपको पैसा दे नहीं देता है कि इसके ऊपर बिजली गिरा है इसे आपको देना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन। ऐसा नहीं होता है। अगर सरकार चाहती है तो खुद से अपनी तरफ से देती है, लेकिन अगर उसका इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस देता है। लेकिन अगर वहां पे बिजली वालों की गलती होती है कि आपने पॉल सही से नहीं गाड़ा, और आपने जो वायर्स, जो अब तो पूरा कवर वायर आ गया है ना, अगर आपने उसे सही से सेटअप नहीं किया है, तो फिर कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है। तब जाकर कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है, नहीं तो फिर सरकार तो अपने तरीके से अपने तरफ से देती ही है बहुत लोग। सर वो वाला बिजली नहीं जो बारिश के समय गिरता है। बारिश के समय गिरता है, हाँ तो वही हुआ ना कि अगर, क्या क्या? ठनका जिसको बोलते हैं। इनका नहीं, मुझे नहीं पता इसके वो बारे भी तो एक कप रहेगा। में। वही बिजली गिरता है, वही हुआ ना आपका कहने का मतलब। तो सर आप बोले तार वगैरह। हाँ तो मैंने बिजली, अच्छा अच्छा अभी समझा मैंने, जो ऊपर से बिजली आता है वो जो उसका, ये यही कहने का मतलब है ना आपको, जब गरजते हैं बादल तब बिजली गिरता है वो। तो ये तो एक्ट ऑफ गॉड ही है। अगर इसका लीगल प्रोसेस में कॉम्पेंसेशन मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि आपने कहीं देखा है क्या इसका लीगल प्रोसेस होता है कॉम्पेंसेशन के लिए? सर लेकिन तो देखें कंपनसेशन मिलता है। एक कॉम्पेंसेशन
एक्ट ऑफ गॉड में नहीं मिलता होगा, मुझे लगता है या तो वो फिर इंश्योरेंस कंपनी होगा या फिर गवर्नमेंट अपने साइड से दे रही होगी। इसका लीगल प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। अगर आपने कहीं देखा होगा, अगर आपको पता होगा लीगल प्रोसेस इसका होता है, लीगल प्रोसेस के थ्रू से कॉम्पनसेशन मिला है, तो फिर आप मुझे बताना। आगे चले। यस। सी प्राइवेट डिफेंस, इसमें तीन कंडीशन है, ये तीनों को याद रखना जरूरी है। प्राइवेट डिफेंस हर जगह काम आएगा, लॉ कॉलेज में भर भर के प्राइवेट डिफेंस आपको पढ़ाया जाएगा। आप कहीं रास्ते में चल रहे हो, आपके घर पे कोई आ जाता है, आप और एग्जाम के पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट डिफेंस राइट टू प्राइवेसी जो है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है सीधा सीधी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल राइट्स में। अब प्राइवेट डिफेंस के एसेंशियल्स क्या होते हैं, जरूरत कंडीशंस क्या होता है, ये देखते हैं। देयर मस्ट बी इमिनेंट और एक्चुअल थ्रेट, यानी कि आपको तुरंत, या तो फिर मान लो आप अपने घर पे हो, ठीक है, आप अपने घर पे हो, होम पे हो, और फिर एक चोर यानी कि थीफ, जिसे इंग्लिश में थीफ कहते हैं, चोर आपको कॉल करके धमकी दे रहा है कि अभी के अभी अपने सारे पैसे और जेवरात अपने घर के नीचे फेंक दो, नहीं तो यहाँ से मेरे पास स्नाइपर है, वहां से मैं शूट करके तुझे खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे एक एक्चुअल थ्रेट है, और तुरंत का तुरंत यहाँ पे एक्शन ले सकता है, यहाँ पे जो यहाँ पे बैठा हुआ है चोरी करने के लिए, पैसे ले जाने के लिए, वो। तो यहाँ पे अगर ये चाहेगा, ये तो अपने घर पे है, लेकिन अगर इसे लगता है ये मुझे मार सकता है, तो फिर ये अपने सारे पैसे, ये तो अलग बात है, यहाँ पे ये अपने पैसे फेंक सकता है। साथ ही साथ अगर इसके पास कोई ऐसा चीज होगा कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, या तो अगर इसके पास भी गन होगा, या फिर इसके पास कोई ऐसा चीज होगा जिससे खुद प्रोटेक्ट कर सकता है, तो फिर यहाँ पे वो उसे यूज कर सकता है। लेकिन एक और एग्जांपल होता है, यहाँ पे मान लेते हैं किडनैपर है, ठीक है, और यहाँ पे ए का होम है। अब किडनैपर कहता है कि मुझे आज रात, नहीं, मुझे कल सुबह तक 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो कल शाम को तुम्हारी बच्ची घर नहीं पहुंच पाएगी स्कूल से। और ए के पास अभी तो उसकी बच्ची होती है, लेकिन ये डर से इसे 2 लाख भेज देती है, या फिर इसके फादर या मदर हो, डर से 2 लाख इसे भेज देती है। लेकिन यहाँ पे ए क्या कर सकती थी, ए पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती थी, या तो फिर ये लीगल प्रोसेस के थ्रू जाकर के कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको कंप्लेन कर सकती थी, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर के। लेकिन यहाँ पे ए ऐसा बिल्कुल नहीं करती है, जा करके सीधा 2 लाख रुपए पे कर देती है। लेकिन यहाँ पे इसे एक्चुअल थ्रेट नहीं मिला था, थ्रेट तो मिला था, लेकिन इमीडिएट नहीं मिला था, मतलब तुरंत होने वाली चीजें नहीं थी। तो यहाँ पे ये अगर बाद में जाए तो फिर बाद का चीज तो बाद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसे तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्चुअल थ्रेट आता जैसे यहाँ पे आया था इसके घर पे, तो फिर यहाँ पे इसके वैलिड रीजन होता। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं आया तो फिर इससे पहले लेना चाहिए रीजनेबल केयर, और जो जरूरत के अनुसार है वो। इसीलिए ए का के को, यानी किडनैपर को पैसा देने का यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। पहला गलती यहाँ पे होता है प्राइवेट डिफेंस में। अब देखते हैं प्राइवेट डिफेंस का आप यूज कैसे कर सकते हो, आपको कितना किसी को मारना है, कितना किसी को मुक्का देना है, ये देखते हैं। ठीक, यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई, इमिनेंट और एक्चुअल थ्रेट होना चाहिए। अगर ए बी पे अटैक करने जा रहा है, रास्ते में है, और चाकू निकाल चुका है, और बी यहाँ से देख रहा है ये मुझे मारने ही आ रहा है, तो फिर बी इस पे कितना फोर्स यूज करेगा, उतना ही फोर्स करेगा जितना नेसेसरी है, यानी कि जितना जरूरत है। खुद को क्या, देयर शुड बी यूज्ड ओनली टू प्रिवेंट हार्म, नॉट फॉर रिवेंज, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को नुकसान कुछ भी ना पहुंचे उतना ही ये ए पे हमला करेगा। अगर बी के पास कोई स्प्रे है तो ए पे मार देगा, या फिर बी के पास कोई चाकू है या फिर कोई गन है, तो फिर गन होगा तो फिर वहां शूट करेगा जहां से वो बच सके। यानी कि ए को भी उतना ही जरूरत है, क्योंकि चाकू ये लेकर के आ रहा है, तो चाकू से तुरंत तो वॉर हो नहीं सकता है। इसलिए बी को उतना ही फोर्स यूज करना है जितना जरूरत अनुसार पड़ रहा है। अगर बी चाकू को रोक सकता है अपने गन दिखा करके, तो बस उतना ही उसे यूज करना है। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि बी ने ज्यादा फोर्स यूज किया और सीधा देखा आ रहा है और इसके सीधा सर में ही गोली मार दिया, यानी कि सर में ही गन शॉट कर दिया, तो फिर यहाँ पे बी को जेल भी हो सकती है।
लेकिन वहां पे देखा सेल्फ जाएगा डिफेंस के लिए मारा सकता। प्राइवेट डिफेंस के लिए मारा, लेकिन जरूरत अनुसार मारना चाहिए। अगर आप चाकू लेकर के जा रहे हो किसी के पास, तो हो सकता है चोरी करने के लिए आ रहा होगा आपका सामान जेवरात, तो यहाँ पे भी तो कहीं और भी गोली मार सकता था या फिर चाकू से प्रोटेक्ट कर सकता था। लेकिन अगर वैसा सिचुएशन बन जाता है, इसे गलत तरीके से या फिर इसे समझ नहीं आया कहाँ गोली चलाना है, और सीधा इसने सर पे ही गोली चला दिया, तो फिर इससे प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन वहां पे देखा जाएगा तुरंत क्या इसने एक्शन लिया, क्या इसने कुछ सोचा। वहां पे आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेस्ट होगा आपका, उस हिसाब से मेंटल एबिलिटी क्या थी आपकी, पहले से आप क्या हो, आप क्रिमिनल बैकग्राउंड है आपका या नहीं, उस तरह की चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। उसके बाद आपको प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस मिलेगा। आया समझ में? बस इतना याद रखना, जरूरत अनुसार फोर्स यूज करना है, उससे ज्यादा फोर्स यूज करोगे तो फिर आपके साथ कुछ हो सकता है आगे चल करके। लेकिन यहाँ पे ये भी होता है, प्राइवेट डिफेंस में आप किसी को मार भी सकते हो। अगर आपको लगता है ये मुझे मार ही देगा, तो आप प्राइवेट डिफेंस में दूसरे की जान भी ले सकते हो। इसमें आपको जेल भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बदला लेना है किसी से और फिर कहते हो मुझे प्राइवेट डिफेंस में, तो फिर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है नॉट फॉर रिवेंज, या फिर मैंने इसलिए लिख दिया नॉट फॉर रिवेंज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप पढ़ लेना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही सेम टू सेम, थोड़ा अलग है बस यहाँ पे। अब देखो स्टेचुअरी अथॉरिटी, इसमें क्या होता है, मैंने लाठी चार्ज वाला एग्जाम्पल दिया था। आप इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे तो फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ोगे तो दूसरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसलिए मैं लाठी चार्ज लाइन फिर से आपको बताता हूँ। एक स्टैट्यूअरी अथॉरिटी, इसमें क्या होता है, जैसे सीजीपी का मैंने बताया था ना कल। हाँ, मान लेते हैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को डेली क्लासेस नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अब ये प्रोटेस्ट करते हैं जाकर के वीवीयू मेन गेट के पास, और वहां का रोड जो होता है पूरी तरीके से ये ब्लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे 24 आवर से रोड ब्लॉक है, और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि मुझे या तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को कहो कि ऐसा रूल निकाले कि क्लासेस रेगुलर हो, या फिर उसे वही रिजाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोगों की कोई नहीं सुन रहा है। अब काफी दंगा होने के बाद, यानी कि काफी प्रोटेस्ट करने के बाद, यहाँ पे पहुंचती है पुलिस और करती है इन पे लाठी चार्ज, क्योंकि इन पे आता है ऊपर से ऑर्डर। ठीक है, अब इन पे करती है लाठी चार्ज। अब यहाँ पे वीवीयू के जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं हमारी कोई गलती ही नहीं थी, तो हम पे लाठी चार्ज क्यों किया गया? हम तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड ब्लॉक हमने यहाँ किया था, लेकिन आपके पास रोड तो इधर से भी था, आप इधर से भी जा सकते तो, लेकिन हम पे लाठी चार्ज क्यों किया गया? अब ये जो वीवीयू के स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो चले जाते हैं कोर्ट, केस फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, फिर चले जाते हैं कोर्ट। उसके बाद वहां पे कोर्ट में सुनवाई होती है कि ठीक है आपकी गलत हुआ, आपके ये एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिन जो लोग इन पे लाठीचार्ज किए हैं उन पे एक्शन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इन पे आया था ऑर्डर ऊपर से। यानी कि जो ऊपर से परमिशन आता है उसके बाद ही अगर ये लाठीचार्ज करते हैं, तो फिर इन पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसलिए हम इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एक अथॉरिटी, एक पोजीशन में बैठा हुआ इंसान अगर लाठीचार्ज करता है ऊपर से ऑर्डर आने के बाद, तो फिर उस पे आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो। बस इतना ही है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में। लाठी चार्ज में कुछ हो जाएगा तो? लाठीचार्ज में कुछ हो जाएगा तो फिर फिर भी इसकी गलती नहीं है। फिर भी नहीं, फिर भी किसी की डेथ हो गया। किसी का डेथ हो गया तो फिर यहाँ पे केस बन सकता है कि लाठीचार्ज आपको करने बोला गया था, बस लाठी तक, डेथ तक नहीं बोला गया था। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से पुलिस वाले एक्स्ट्रा फोर्स यूज किए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी रिजनेबल नहीं हो। इसलिए यहाँ पे फिर इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लाठीचार्ज मतलब क्या होता है, आपको भीड़ खाली करना है, आपको जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे प्रोटेस्ट होने नहीं देना है, बस उतना ही आपको करना होता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स यूज करते हो तो फिर ये आपको परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए उसके बाद आपको आप पे एक्शन लिया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, यहाँ तक आप पे केस हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है। Okay. अगर नहीं क्लियर होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, दूसरा एग्जाम्पल देकर कि ये हो गया था हमारा एग्जाम्पल, ये हो गया था। अब आता है हमारा दो, हाँ दो और बचे हुए हैं हमारे, 7th और 8th नंबर। अब आता है हमारा 7th जनरल डिफेंसेस में नेसेसिटी।
इसका एग्जांपल आप देखो। ए और बी एक बोट में सफर कर रहे थे, अचानक तेज तूफान आया और बोट डूबने का खतरा पैदा हो गया। सबकी जान बचाने के लिए ए ने बी का भारी सामान समुद्र में फेंक दिया। अब बी का भारी सामान समुद्र में फेंक दिया तो क्या बी का सामान का नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन ए ने ये काम सबकी जान बचाने के लिए किया था, इसलिए ए को नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए जिम्मेदार नहीं है कि बी का सामान पानी में गया तो गया, लेकिन बाकी लोगों की जान तो बची। इसलिए ए कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता है यहाँ से बी से। अगर करता भी है तो तो सी को कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट इसकी मदद कर सकता है कि आपका सामान यहाँ पे गया, ठीक है, हम आपको अपने तरफ से देंगे, आपको जितना का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक की कोई गलती नहीं है, इसलिए एक से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। इसे हम कहते हैं नेसेसिटी। समझ में आया? हाँ भैया। अब हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था शायद। अब देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यहीं पे मैं एग्जांपल पढ़ देता हूँ। ए को अपनी साइकिल चोरी हो जाने का शक था। उसने बाजार में बी के पास एक बिल्कुल वैसी ही साइकिल देखी और उसे अपनी समझकर ले गया। बाद में पता चला कि वो साइकिल बी की थी। अब ए ने फैक्ट्स के बारे में जेन्युइन मिस्टेक की थी, देयरफॉर ए में प्लेड द डिफेंस ऑफ फैक्ट। अब देखो, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो। हाँ, मान लेते हैं भाई नातिक है हमारा, जिसकी साइकिल गुम हो चुकी है, और ये जाता है मार्केट, और मार्केट में वो दिखता है इसे हर्ष, जिसके पास इसे दिखता है साइकिल। ठीक है। अब नैतिक को लगता है सेम यही मेरी साइकिल है, तो फिर नैतिक यहाँ से इस साइकिल को उठाकर रख के अपने घर ले आता है। अब हर्ष को पता चलता है कि ये साइकिल मेरे उठा के ले गया है, तो फिर ये आता है भाई इस पे फाइल करने के लिए कि इसने मेरा साइकिल या बाइक या कार कैसे उठा करके ले गया, ये तो मेरी थी। लेकिन यहाँ पे नैतिक को तो जेन्युइन लगा था, इसे अपने मन से लगा था और इसे एकदम 100% श्योरिटी थी कि सेम टू सेम ये मेरी ही है, तो फिर मैं इसे उठा कर लेके ले जाता हूँ। तो फिर यहाँ पे नैतिक की कोई गलती नहीं है एक तरीके से। इसे बस समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, मतलब समझने में इसे मिस्टेक हुआ कि ये मेरी साइकिल नहीं। फिर बाद में पता चला कि हर्ष की ही साइकिल थी, तो फिर एन ने इसे वापस कर दिया। तो यहाँ पे अगर हर्ष चाहता तो इसे कंपनसेशन क्लेम मांग सकता था, लेकिन मिलता नहीं, वो अलग बात था। क्योंकि हर्ष क्योंकि नैतिक ने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं की थी। इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि इसने बोले तो चोरी करके नहीं ले गया, या फिर इसने गलत इंटेंशन बोले तो इसने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मुझे साइकिल चोरी करना है या फिर किसी और को बेचना है, इस तरह का इंटेंशन इसके पास बिल्कुल नहीं था। बैड इंटेंशन इसके पास नहीं था। इसलिए ये अपना साइकिल समझ करके इसे ले गया, यानी कि जेन्युइन मिस्टेक। यहाँ पे जेन्युइन मिस्टेक लिखा गया था, ए ने जेन्युइन मिस्टेक की, कोई भी गलत काम नहीं किया था। इसलिए नैतिक से कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं किया जाएगा और हर्ष को साइकिल वापस मिल जाएगा। यही होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सिंपल से बात हम समझे तो मिस्टेक करना, लेकिन मिस्टेक जो कहते हैं हमसे मिस्टेक हो गया यानी कि जानबूझ करके नहीं किया गया, तो इसे ही कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ देख लेते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या होता है। एक को पता नहीं था कि पब्लिक पार्क में पेड़ काटना कानूनी रूप से मना है। उसने पेड़ काट दिया और बाद में कहा कि उसे लॉ की जानकारी नहीं थी। अब यहाँ पे क्या होता है, ए को सजा मिलती है, क्योंकि ए को यहाँ पे ये सीन होता है टॉर्ट लॉ में, अगर आप लॉ को इग्नोर करते हो तो फिर यहाँ पे आपको पनिशमेंट दी जाएगी। मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप लॉ को इग्नोर करते हो दैट डजंट मैटर। आपको पहले से पता होना चाहिए लॉ, आपको यहाँ इस देश का लॉ पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या वैलिड है क्या वैलिड नहीं है। अगर आप कहते हो कल चल करके अगर आप किसी का मर्डर कर देते हो और कोर्ट में जाकर के कहते हो मुझे ये नहीं पता था कि मर्डर करना एक क्राइम है, तो फिर यहाँ पे एक लॉ ये कहेगा कि आप लॉ को इग्नोर, आप कानून को बेवकूफ बना रहे हो, इसलिए आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो फिर आपको वहाँ का लॉ का जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपको सच में नहीं पता था या सच में आपको जानकारी नहीं थी इसकी। बस यही होता है डिफरेंस मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्लियर है मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट? यस सर। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सेक्शन 20 21 22 में भी मिस्टेक लॉ था, तो हाँ, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में सेम ही है। हाँ, वहां पे बस कॉन्ट्रैक्ट को लेके होगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट
में अगर आप कुछ गलती कर देते हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको पनिशमेंट दी जाएगी लॉ में, यहाँ पे टॉर्ट के थ्रू पनिशमेंट दी जाएगी, बस दोनों में एक ही चीज है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ। वही पूछ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना 45 मिनट्स का जनरल डिफरेंसेस और टॉर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बस 2 स्लाइड बचे हुए हैं जिसमें ये तो यहाँ पे आपको ब्रेक चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, तो हम ये दो चीजें कवर करवा देते हैं, फिर देख लेंगे कोई डाउट होगा तो। ये बस छोटी छोटी चीजें हैं, इसका मीन्स विस्तार करके लाना जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर बनेगा क्वेश्चन बस इतना ही पूछेगा, बैटरी क्या होता है, एजॉल्ट क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, बस ये 3 चीजें हैं। देखो, एजॉल्ट क्रिएटिंग फियर ऑफ इमीडिएट वायलेंस इज एजॉल्ट। देखो यहाँ पे अगर समझे रोहित है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ है कौन? प्रवीण। अब चेयर के पीछे है रोहित। अब बहुत दिन से रोहित सोच रहा था कि मुझे प्रवीण से मीन्स बदला लेना है, अब कैसे भी ले मुझे तो लेना ही है। अब रोहित इस पे पीछे से अटैक करने जाता है, यहाँ तक उसका हाथ पहुंच जाता है। प्रवीण यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन यहाँ तक उसका हाथ पहुंच जाता है, और फिर प्रवीण देख लेता है और घबरा जाता है। लेकिन फिर रोहित तू हाथ वापस ले आता है, मतलब कहता है नहीं छोड़ो यार, क्या मारना है इसे, छोड़ ही देते हैं इस बार। लेकिन अब प्रवीण को लग जाता है डर, अब सोचता है मैं क्या करूं क्या करूं। तो यहीं पे क्या होता है, इसके मन में डर बैठ जाता है, और जो डर बैठा है इसे ही कहते हैं एसाउट, फियर बस क्रिएट होना, इसे ही कहते हैं एसाउट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है एसाउट। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो दिखाता हूँ, पहले बैटरी देख लेते हैं। अब वहीं पे अगर रोहित इस पे हाथ उठा ही देता है तो फिर ये हो जाता है बैटरी, यानी कि हाथ उठाना लेकिन वापस ले आना, और इस प्रवीण के मन में डर जगा देना, तो फिर ये बन जाता है असॉल्ट। और वहीं पे प्रवीण के मन में डर क्या, उसे मार ही देना, तो फिर ये बन जाता है बैटरी। मार देना बैटरी, असॉल्ट बस डर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा वो देखो। बस वही क्वेश्चन आएगा, क्रिएटिंग फियर ऑफ इमीडिएट वायलेंस इज व्हाट, असॉल्ट या बैटरी या डिफेमेशन, या फिर एक और दे देगा, जो 2 ऑप्शन हमारा वो था, लाइबल डिफेमेशन या फिर स्लैंडर डिफेमेशन। ये देगा 4 ऑप्शन आपका बन जाएगा। या फिर असॉल्ट एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स ऑन अनदर पर्सन इज व्हाट, असॉल्ट होगा या बैटरी होगा या डिफेमेशन होगा या नन ऑफ दीज होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछेगा। और डिफेमेशन क्या होता है, डिफेम करना, किसी को, किसी की रेपुटेशन को खराब करना। जैसे आज तक वाले ने, अंजना कश्यप ने खान सर के रेपुटेशन को खराब किया। अब पार्टीज जो होती है, कांग्रेस पार्टी कभी बीजेपी पे एलिगेशन लगाती है, कभी बीजेपी जो है कांग्रेस पे लगाती है, उन लोगों को डिफेम करती है। कभी मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी ऐसे हैं ऐसे हैं, कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी ऐसे ऐसे हैं। तो क्या वो लोग हर दिन डिफेमेशन केस करते रहते हैं? मोदी राहुल जी जो है वो हर दिन उन लोगों का डिफेमेशन केस होता है? नहीं होता है। लेकिन जो अंजना कश्यप ने किया है खान सर के साथ, डिफेमेशन केस हुआ है। खान सर ने तो वो सब कहा था ना कि ठीक है, 2 कौड़ी के हम लोग हैं तो तुम कौड़ी के लायक भी नहीं हो। इसी को लेकर के अंजना कश्यप ने खान सर के ऊपर डिफेमेशन का केस किया है। अब हालांकि इसकी कुछ आगे सुनवाई वगैरह नहीं हुई है, बस केस हुआ है, बस इतना ही। अब यहाँ पे देखो, पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि किसी भी चीज को पब्लिक करना और वो गलत हो, यानी फॉल्स हो। ट्रू हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू होगा तो फिर डिफेमेशन आएगा ही नहीं। लेकिन अगर फॉल्स हुआ, जो कि हार्म करेगा, यानी कि जो कि नुकसान पहुंचाएगा किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को, तो उसे हम लोग कहेंगे डिफेमेशन। बस इतना ही। लेकिन अगर वो सच हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डिफेमेशन का आप केस नहीं कर सकते हो। और जो कभी अरविंद केजरीवाल जी, कभी मोदी जी, जो आपस में पॉलिटिकल चलता रहता है, क्या इस पे डिफेमेशन का केस हर रोज होता होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। पहली बात, पॉलिटिकल पार्टीज और जो कंपनीज होती है, इस पे डिफेमेशन का केस नहीं लगता है, क्योंकि एक ये बहुत ही अपने आप में बड़ा चीज है। हर एक दिन एक ना एक कोई को डिफेम करना ही होता है, किसी को नीचे दिखाना होता है, किसी को ये करना होता है। तो इसलिए इन पे डिफेमेशन का केस लगता ही नहीं है, एक दूसरे को आप कितना भी करो डिफेमेशन केस होगा ही नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी या कंपनीज में कोई पर्सनल चीजें को टारगेट करके डिफेम करता है जो कि गलत हो, तो फिर उसमें डिफेमेशन का केस लग सकता है।
अब डिफेमेशन होते हैं दो तरीके से। पहला लाइबल और दूसरा स्लैंडर। लाइबल में होता है लिखना, यानी कि रिटन और परमानेंट फॉर्म। अगर आप न्यूज़पेपर पे लिख देते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हो ग्रुप में, या फिर फेसबुक में पोस्ट कर देते हो। व्हाट्सएप मैसेज में मैंने कल नैतिक का एग्जांपल दिया था, अगर उससे कोई फोटोज वायरल कर देता है जो कि नहीं करनी चाहिए, कि नैतिक को अगर दिल से बुरा लग गया हो, मेरी फोटोज वायरल हो गई है, तो फिर ये डिफेमेशन का केस कर सकता है। ठीक है। और वहीं स्लैंडर में स्पोकन और या फिर टेम्पररी फॉर्म उसे ही कहते हैं, कि अगर आप किसी को बोल के डिफेम करते हो। यहाँ पे हम कितने लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं। अगर रोहित बोल देता है हर्ष के बारे में कि हर्ष तूने ऐसा किया मेरे साथ, मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे मैसेज कर रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू ऐसा लड़का है, तू ऐसा लड़का है, अगर रोहित बोल देता है हर्ष को, तो फिर यहाँ पे हर्ष पूरी तरीके से इसकी रिपुटेशन का धजिया उड़ जाएगा यहाँ पे। अब हर्ष चाहेगा कि मेरी रिपुटेशन की तो धज्जियां उड़ गई, अब मैं रोहित को कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा, इस पे केस करूंगा। तो हर्ष कर सकता है। भले यहाँ पे 4 लोग ही क्यों ना हो, हर्ष क्लेम कर सकता है। अगर यहाँ पे 3 ही लोग होते तो तो भी कॉम्पनसेशन क्लेम किया जा सकता था, अगर हर्ष हो, नैतिक हो और प्रवीण हो। और हर्ष और नैतिक आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं और प्रवीण के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा भला बोल रहे हैं। हर्ष नैतिक को बोल रहा है कि प्रवीण ऐसा था वैसा था। तो फिर यहाँ पे प्रवीण को अगर पता चलता है, तो फिर ये हर से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, इस पे केस फाइल कर सकता है। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना। प्रवीण, रोहित, अगर रोहित प्रवीण को लेटर भेजता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से, तो ये थोड़ा लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसे पाल देख लेते हैं। अगर रोहित कॉल करता है प्रवीण को, सीधा सीधी फोन पे कॉल करता है, और रोहित प्रवीण से कहता है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ऐसा किया, मेरे पास तुम्हारी मीन्स ऐसी फाइल्स है जो अगर मैं इधर उधर भेज दूँ तो फिर तुम पूरी तरीके से बदनाम हो जाओगे। मैं जो तुम्हारा कॉफी स्टॉल चल रहा है, या फिर जो लीगल फील्ड में तुम काम कर रहे हो, अगर मैंने उसके बारे में कुछ बोल दिया तो फिर तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या प्रवीण रोहित के ऊपर कॉम्पनसेशन यानी कि उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है? क्या यहाँ पे प्रवीण का रेपुटेशन डैमेज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे तीसरा इंसान को पता ही नहीं चला है कि आपस दोनों में की बात क्या हुआ है। तो क्या यहाँ पे प्रवीण कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है रोहित से, या फिर केस फाइल कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर बस आपस में ही बात होता है तू मैं करके, या फिर एक दूसरे को ब्लेम करके, तो फिर यहाँ पे रेपुटेशन का कोई बात ही नहीं है। किसी तीसरे इंसान को पता ही नहीं चला, तो फिर रेपुटेशन का बात ही क्या हुआ? लेकिन वहीं पे अगर इस कॉल को कोई तीसरा इंसान सुन रहा होगा और बाद में प्रवीण का मजाक बना रहा होगा, तो फिर यहाँ पे प्रवीण क्लेम कर सकता है रोहित से। बस इतना ध्यान रखो, अगर दो लोगों के बीच में बातें हुई है और आपस वाली बातें ही हुई है, अगर किसी तीसरे इंसान की बात नहीं हुई है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में बात हुई है, तो फिर यहाँ पे कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का कोई बात ही नहीं होता है। बस इतना ही होता है, स्पोकन और रिटर्न जो भी हो, बस। और ये दोनों का याद रखना, क्या मीन लाइबल और स्लैंडर में क्या डिफरेंस है। मीन्स लाइबल में एल है तो समझ लेना एल है, मीन्स लिखना, लिखना मीन्स रिटन। ठीक है। और स्लैंडर यानी कि ऐसे तो स्पोकन हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है। तो इतना ही आएगा, मीन्स इससे ज्यादा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। जितना हो सकता था डीप इसमें वीवी लॉ एंट्रेंस के पर्पज से, उतना बता दिया गया है। और जनरल डिफेंसेस तो मैंने हर एक एग्जांपल दे दिया, आप उसका पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा साइड से जनरल डिफेंसेस में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही इसमें काफी है। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स बच जाते हैं तो फिर आप पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे मैं।